और एसी जनरेटर जैसे नाम से पता चल रहा है जनरेटर है, वो करंट प्रोड्यूस करता है, करंट कंज्यूम नहीं करता। फर्स्ट वाले के एंड से सेकंड वाले ईयरली पास पेपर बुक पेपर 2 सही। This is November 2024, paper 2, variant 1. क्वेश्चन पढ़ेंगे नवंबर 2024 पेपर 2 वेरिएंट 1। ट्रॉली, जिन लोगों के पास बुक्स नहीं है या पेपर्स नहीं है वो एक रफ कॉपी निकाल दें, बाद में कर देंगे। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर यहाँ जाओ, पेज नंबर बेटा ये आपको बताएंगी शायद साहब, पेज नंबर बताएं। P2 है बेटा, पेपर 2। बुक नहीं मैंने दी थी, मैंने बुक नहीं थी। आपको बुक्स मिल गई बेटा? आपको बुक मिल गई? सर मुझे P4 नहीं मिली। P4 में आपको इसके साथ अब एक साइड है और एक कॉल मिलेगा तो मैं रोज छोड़ूं। मुझसे कर लेना, कर नहीं कुछ सारे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है? मास गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है, हमें डेंसिटी भी दी हुई है। कैलकुलेट द कंबाइंड मास ऑफ द ट्रॉली एंड ब्लॉक। कंबाइंड मास का मतलब है फाइनल आंसर में हम ये मास ऐड भी कर लेंगे ना, ठीक है। तो पहले निकाले कंबाइंड मास, वॉल्यूम किसका दिया हुआ है? ब्लॉक का, और ब्लॉक की डेंसिटी दी हुई है। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। मास को सब्जेक्ट बनाएंगे तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। कितनी डेंसिटी है? सर जगह ही नहीं, कल मिलते हैं भाई। इधर दरवाजा खोलो। 0.98 kg answer. Figure 1.1 shows that a student attaches a spring constant 14 Newton per meter to the front of the trolley. The student holds the trolley and block and stretches the spring. He releases the trolley and block
The trolley and block accelerate from rest. As the trolley and block accelerate, the student keeps the extension of the spring at 0.35 meter. फोर्स का फॉर्मूला याद है आप लोगों को? हुक्स लॉ था ना ये। K की वैल्यू क्या दी है? 14 न्यूटन पर मीटर और एक्सटेंशन कितनी है? 0.035। क्या आंसर आया? बेटा पीछे हमें इन्होंने स्प्रिंग कांस्टेंट 0.421, लेकिन हम लिखेंगे क्या? 0.42 लिखेंगे। सही है, क्योंकि डेटा में 2 से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, तो हम अपने आंसर को राउंड ऑफ करें। बेटा गलत नहीं है, पूरे पेपर में सिग्निफिकेंट फिगर का 1 मार्क होता है, वो कट जाएगा, तो पूरे पेपर में 1 ही होता है। तो आप अपना जो आंसर आया है वो यहाँ लिख रहे हैं ना, ये जरूर लिखना जरूरी हो गया यहाँ तक। Explain why the power transfer to the trolley and block increases as the speed increases. स्पीड बढ़ेगी तो सेम टाइम में ऑब्जेक्ट ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। स्पीड ज्यादा है का मतलब क्या है? सेम टाइम में क्या बढ़ जाता है? डिस्टेंस बढ़ जाता है। और बेटा डिस्टेंस बढ़ जाए तो वर्क डन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? वर्क डन होता है F इंटू डी। जब डी बढ़ गया है तो वर्क डन भी, तो हम लिखेंगे मोर डिस्टेंस hence यहाँ तक कर लिया आप लोगों ने? पावर ट्रांसफर और वर्क चीज है। पावर कहते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम। सेम टाइम में ज्यादा वर्क होने लगे तो पावर भी इंक्रीज हो जाएगी। पावर बढ़ गई है वो तो उन्होंने खुद बता दिया था। बेटा कौन सी एनर्जी की बात हो रही है? क्या फॉर्मूला होता है? mgh। उसके मैंने 0.20, जी की वैल्यू 9.8। सर इसका फॉर्मूला क्या है? बेटा mgh जीपीई का फॉर्मूला है, जीपीई क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और बेटा h कितना? क्या आंसर आया? 78.4। अब लिखेंगे 78, क्योंकि डेटा में 2 से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। Calculate the speed of the ball immediately before the ball hits the ground. Ignore the effect of air resistance. तो बेटा कौन सी एनर्जी किस जीपीई कन्वर्ट हो रही है? तो हम लिखेंगे चेंज इन जीपीई is equal to change in GP is equal to change in
KE, GPI कितनी थी, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, और हमें निकालना है V स्पीड, तो V स्क्वायर हो जाएगा 2 टाइम्स 78.4 डिवाइडेड बाय मास कितना था, नहीं V स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 28, और रूट कर ले इसको, नहीं रूट का एक करके 28 रूट से पहले क्या आई थी, 784 तो हमें V निकालना था, तो हमने 784 का क्या आंसर 28। बेटा बॉल हमने ड्रॉप की, और जब बॉल ड्रॉप किए तो उसके पास इनिशियली कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, सॉरी उसके पास इनिशियली जीपी थी, किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। तो मैंने पहली लाइन ही ये लिखी है कि चेंज इन जीपी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जीपी कितनी प्रोड्यूस हुई 78 और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, अब 74 पूरी इक्वेशन में अननोन क्या है, बाकी सब पता है, ठीक है। से तुम्हारा दिमाग भी इधर उधर हो गया। इनके पास है बेटा फॉर्मूला में था हाफ, उधर जाके 2, यहां तक किसी को कोई मसला, when the ball hits the ground, when the ball hits the ground it stops moving, the kinetic energy of the ball is transferred into internal energy। internal energy किसे कहते हैं, sum of random distribution of kinetic and potential energies of molecules of system, thermal properties में पढ़ा था। इंटरनल एनर्जी बढ़ने से क्या बढ़ गया है, टेम्परेचर ऑफ द बॉल इंक्रीजेस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है, मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला फॉर्मूला याद है, Q upon X delta T Q is equal to M C delta C डेल्टा T लिख रहा हूं, C को सब्जेक्ट बनाया हुआ था, आप किसी को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, इक्वेशन तो वही रही। डेल्टा T अननोन है इसलिए मैं इसको सब्जेक्ट बना रहा हूं, डेल्टा T हो जाएगा Q अपॉन एम सी। अच्छा अब Q किसे कहते हैं, एनर्जी को कहते हैं, कौन सी एनर्जी, when the ball hits the ground it stops moving, the kinetic energy is transferred। kinetic energy कितनी थी, kinetic energy थी 78, अब आप कहेंगे 78 तो जीपी थी, जीपीई कन्वर्ट हुई काइनेटिक में, और इन्होंने इंग्लिश में बताया हुआ है कि काइनेटिक कन्वर्ट हो गई इंटरनल में, तो सब एक दूसरे के बराबर है, सही है। ऊपर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख भी लेते हैं, जीपीई कन्वर्ट हुई किसमें, 78.4 लेंगे 78 78.4 ले लें, आपको ले एक बार मार कर दे बेटा यहां तक कर लिया। क्यू कितना है, क्यू 78.4 ये है क्यू। मास कितना लेंगे, वो 0.2 था, और टेम्परेचर सी जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो हो गया 1400। अब बताएं क्या आंसर आया, 0.28 डिग्री सेल्सियस। मिनिमम तो नहीं पूछ सकते ना
मिनिमम कैसे पूछेंगे वो? ये मैक्सिमम है क्योंकि ऑफ कोर्स ये मैक्सिमम का लफ्ज इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि सारी जीपीई काइनेटिक में और सारी काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर में कन्वर्ट नहीं होगी, इससे कम ही होगी, तो ये मैक्सिमम हो सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं हो सकता। Suggest one reason why the actual temperature increase of the ball may be smaller than the value calculated in B part 1। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ एनर्जी हो सकता है एनवायरनमेंट में ट्रांसफर हो गई हो। It is possible that some of the energy is transferred to ground during collision। कोई फॉलिंग ऑब्जेक्ट है एयर से, एयर रेजिस्टेंस लगेगी है तो उसे हीट होती है। बिल्कुल होती है, लेकिन यहाँ इन्होंने क्या लिखा था, इग्नोर द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस, वरना हम बोलते हैं कि सम ऑफ द एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी ऑफ एयर। यहाँ पर अभी हम क्यों नहीं लिख सकते, क्यों वो कह चुके हैं कि एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दो, ठीक है, वरना हम ये भी यहाँ पर रीजन लिखते हैं। सबने कर लिया इधर तक? Question number 3, figure 3.1 shows gas at room temperature. The gas is trapped in a metal cylinder by a metal piston fixed in position. The metal cylinder is immersed in boiling water and the temperature of the trapped gas increases. Explain in terms of electrons and the atoms of the metal how thermal energy is transferred through the walls of the metal cylinder। बेटा ये क्या हमने लिखा हुआ है नोट्स में, ये यहां से स्टार्ट नहीं होता कि डायरेक्टली आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स एट द हीटेड एंड या एटम्स एट द हीटेड एंड से आपने शुरू करना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स, कहां के इलेक्ट्रॉन्स? एट द हीटेड एंड क्या करेंगे, ये गेन एनर्जी, और एनर्जी गेन करके क्या करेंगे बेटा, एंड स्टार्ट, ये वाइब्रेट करते हैं, मूव करते हैं, मूविंग टू कोल्डर रीजन एंड कोलाइड्स विद कोलाइड। एटम्स मूव नहीं करते, किसके साथ कोलाइड करेंगे? इज इट डन? ये याद है आप लोगों को? मेटल्स में कंडक्शन फास्टर होती है, इंसुलेटर में स्लो क्यों होती है? उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं, और प्लस ये भी पूछ सकते हैं वो कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, ये कंडक्शन। The piston is fixed in position so that the pressure of the gas increases as the temperature of the gas increases. State what happens to the motion of the particles of the gas at temperature increases। ज्यादा मूव करेंगे लिखना चाहिए या स्पीड ऑफ
Speed of the molecules increases. Explain in terms of the particles of the gas why the pressure of the gas exerts on the walls of the metal cylinder increases as the temperature increases. टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, collisions of the molecules with the wall increases, मतलब more collision frequency बढ़ेगी, या आप लिख सकते हैं कि molecules will collide harder now, मतलब comparatively ज्यादा फोर्स से कोलाइड करेंगे, क्योंकि ज्यादा स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा हो और वो आके हिट करे तो ज्यादा फोर्स से हिट करता है, तो स्पीड बढ़ने से कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ये लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं कि दे विल कोलाइड विद ग्रेटर फोर्स। ये लिख सकते हैं। हाँ, सब लिख सकते हैं, गलत कुछ नहीं लिख सकते हैं, ज्यादा लिखना मसला नहीं है, गलत लिखना मसला। कम तो लिखोगे तो मार्क नहीं कटेंगे, ऑफ कोर्स, तो खुद से तो नहीं सोचना कि आपको आता है, लिखना तो है। एज सारी बात क्या बोल रहे मैं पागल नहीं पहले समय दे देंगे रमजान में मेरा खाने की बात कर रहे हैं जी, ताहा एंड अब्दुल राफे आवाज में है। यहाँ तक कोई मसला किसी को? देखिए, ये हमने सेम बात नोट्स पे लिखी हुई भी है, आप लोगों को याद भी है, तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि नोट्स याद करना मस्त है, नोट्स याद होंगे तो ज्यादातर चीजें कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, और दूसरी चीज हम लिख सकते हैं कि दे कोलाइड विद ग्रेटर फोर्स, ज्यादा फ्रीक्वेंटली कोलाइड करेंगे, ये लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं कि ज्यादा फोर्स से कोलाइड करेंगे। दोनों आंसर्स ठीक है। The gas in the cylinder reaches a temperature of 100 degrees Celsius. The piston is released and moves to the right. अब टू द राइट को देख लें जरा, राइट बढ़ने का मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, ठीक है, तो ये एक बात है जो आपने इस पर गौर करना है, सिर्फ इसको पढ़ना नहीं है, इसको वापस जाके डायग्राम में देखेंगे। The temperature remains at 100 degrees Celsius. The pressure of the gas now decreases. Explain in terms of the particles of the gas why the pressure of the gas now decreases. Collision frequency कम हो जाएगी, क्योंकि अब सेम स्पीड से सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा एरिया पर डिवाइड हो चुके हैं, तो नंबर ऑफ collisions per unit area
Yes, yes. You are. Eventually the piston stops moving. Explain why. पहले प्रेशर ज्यादा था, कम था, और फिर कम हो गया. फाइनली प्रेशर कम होकर किसके बराबर हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया है, और इस वजह से कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स उस पर नहीं लगे. द प्रेशर रिजल्टेंट प्रेशर नहीं है तो रिजल्टेंट फोर्स भी नहीं होगी. रिजल्टेंट फोर्स नहीं. यहां तक हो गया. क्वेश्चन नंबर 4. A student directs a beam of white light from a filament lamp towards a glass prism in a dark room. Filament lamp की जो लाइट होती है वो व्हाइट लाइट होती है, मतलब उसमें सारे कलर्स होते हैं. Figure 4.1 shows the beam of white light incident on the left hand side of the glass prism. Screen is placed to the right of the glass prism. Red light is observed at point R on the screen and violet light is observed at point V. Draw on figure 4.1 to show the paths of the red light and the violet light between left hand side of the prism and the screen at point R and point V. जी बेटा. रेड लाइट ऊपर होगी और वायलेट लाइट नीचे होगी. ठीक है. वजह ये है कि वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है और वो ज्यादा स्लो डाउन होती है, ज्यादा बेंड होती है. रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, वो कम स्लो डाउन होती है, कम बेंड होती है. और ये सब नोट्स में लिखा हुआ है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वेव्स, चैप्टर 4. ठीक है. नोट्स मैंने आपको बार बार बोला है, वो 4 स्टेप्स याद है? मैंने पढ़ाई के 4 स्टेप्स क्या बताया? ठीक है. State what these observations show about the change in speed of red light and change in speed of violet light as each enters the glass. अभी मैंने आपको क्या बताया? रेड लाइट ज्यादा स्लो डाउन हो रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है. वायलेट. ठीक है. तो वो आपने लिखना है. बहुत जरूरी है.
यहाँ तक हो गया? Five other colors of light appear on the screen between red and point R. Red light at point R and violet at point B. State the names of five colors and list them in the correct order from red to violet. Red के बाद क्या होता है? Indigo. Frequency decrease होती है और State how the frequency and wavelength of the colored light change going from red to violet. Red से जब हम violet की तरफ जाते हैं तो wavelength कम होती है और frequency रेड टू वायलेट बोला ना आप लोगों को, मैंने ऐसे लिखवाया था आर ओ वेब क्यों नहीं लिखवाया था, रोय जी वेब लिखवाया नोट्स में ऐसे लिखा हुआ है और बताया था डाउन द ग्रुप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, वेवलेंथ डिक्रीज होगी। और इसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी बताया था कि डाउन द ग्रुप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। ये सब नोट्स में लिखा हुआ है ऐसे ही। ऑन फिगर 4.1 point P is shown immediately next to point R. No light is observed at point P, but a detector at point R registers radiation reaching the detector. State which region of the electromagnetic spectrum is detected at point P. देखिए बेटा, ये पूरी है विजिबल लाइट और अगर हम ऊपर जा रहे हैं विजिबल से रेड की तरफ तो वेवलेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो रेड से मतलब विजिबल लाइट से ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, इंफ्रा की होती है। रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे और फिर गैमा रे। तो अगर वो यहां पर लिख देते टी और कहते हैं जल्दी से बताएं कि विजिबल के फौरन बाद नीचे कौन होगा, तो वो अल्ट्रा होता। लेकिन रेड से ऊपर कौन है, इंफ्रा है। कैसे याद रखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के नाम याद रखते हैं, याद है ना वो, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, फिर बीच में आ गई कौन, विजिबल, फिर अल्ट्रा, एक्सरे, गैमा रे। वो रेडियो से ऊपर पूछ रहे हैं, सॉरी रेड से ऊपर पूछ रहे हैं, तो वो राइट से ऊपर का मतलब है वो विजिबल से ऊपर पूछ रहे हैं। इसलिए हमने वहां क्या लिखना है बेटा, यहां पर हम लिख देंगे इंफ्रारेड। इंफ्रा का मतलब ही होता है पहले, इंफ्रारेड का क्या मतलब है, रेड से पहले। अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा मीन्स बाद, अल्ट्रा वायलेट वायलेट के बाद। इसी तरह से इंफ्रासाउंड होते हैं ऑडिबल से कम फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रासाउंड होते हैं ऑडिबल से ज्यादा फ्रीक्वेंसी। अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड, इंफ्रा मतलब पहले, अल्ट्रा मतलब बाद। Ultrasound is a longitudinal wave which cannot be heard by humans as the frequency of ultrasound is too high. Ultrasound waves cannot travel in vacuum. Explain why. Ultrasound waves mechanical waves है। Mechanical waves का मतलब क्या है कि ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती और इसीलिए मतलब इनको कोई ना कोई मीडियम चाहिए, कोई ना कोई पार्टिकल मीडियम चाहिए। अल्ट्रासाउंड वेव्स नहीं, नॉन मैकेनिकल।
जाओ यार, नहीं मार लो। देखो मेरे मजदूर एक भी हमारा Describe how longitudinal wave differs from a transverse wave. देखिए हर आंसर पे ना ग्रेड तो मिलता ही है, किसी को ई मिलता है, किसी को डी, किसी को सी, किसी को बी, किसी को ए। सही है, तो अपने अपने आंसर्स को उस हिसाब से स्ट्रक्चर करें जो ग्रेड आप टारगेट करें। सो इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स particles वो भी लिख सकते हैं। सैडली नहीं होगा ना। Can you take all my class? Because उसमें ऑनलाइन क्लास लिखो 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 Then it will be already finished and the experience अभी खत्म हो तो डन। मना किया था बताइए सर बस आज के लिए काफी ये मैं डिसाइड कर। हाँ पीछे वो है रोजा है सर बट आई एम नॉट फीलिंग इट। सुबह पेपर में करें और मैथ्स का नया क्या होगा बेटा? वेवलेंथ निकालनी है हमें, फ्रीक्वेंसी और स्पीड गिवन है, फॉर्मूला बताएं। V equals to F lambda, so lambda equals to V upon सर आपसे 1/56 नहीं है आपने ये भूल याद है into 10-4 तेरा नहीं दिया तो हम इसको लिखेंगे 1.8 है एक्सपोनेंट माइनस में। सर आगे मेरी ये चीज दे दिया ये रहा हाँ 178.5 ये आंसर आ रहा है सही हाँ सही है नहीं वो ले सकते हैं वो पूछना है The ultrasound wave passes from the soft tissue into bone where the speed of the ultrasound wave is greater than 1500 meters per second. State what happens to the frequency and to the wavelength. बेटा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव जा रही है, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज। तो आप लिखेंगे फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, या आप जो भी लिखना चाहते हैं फेज कांस्टेंट लिखें, नो चेंज लिख दें, कुछ भी लिखें। वेवलेंथ क्या होगी बेटा? जहां स्पीड बढ़ती है वहां वेवलेंथ भी बढ़ेगी, क्योंकि v और लैम्डा प्रोपोर्शनल है। If f is constant, v and lambda are directly proportional to each other, तो उन्होंने कहा स्पीड बढ़ गई है, वेवलेंथ इंक्रीज होगी। यही तक रखेंगे आज। हमारे जो इस पेपर का आधा पेपर हो गया, कल भी यही बुक्स लेकर आनी है, इस पेपर को कंप्लीट करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फिर वेडनेसडे की क्लास है। तो ये गलत बात है। सेम क्लास सेम टाइम पर 3 से 4 की टाइमिंग्स पे होगी क्लास। नहीं करेंगे
क्या जो मैंने आपको बोला था करवाने को। इलेक्ट्रिक क्वेश्चन पेज A bar magnet can rotate freely around a thin rod through its center. The bar magnet is at rest on a frictionless horizontal surface in a laboratory which is shielded from the Earth's magnetic field. State a substance from which the bar magnet could be made. इससे बनेगा स्टील से बनेगा क्यों क्योंकि मैग्नेट है उसका मतलब है कि अपना मैग्नेटिज्म उसने रिटेन करना है कंप्लीटली मैग्नेटाइज रहना है अगर किसी स्टूडेंट ने आयरन रखा तो आयरन से मैग्नेट बन सकता है बन तो सकता है लेकिन वो टेम्परेरी मैग्नेट होगा और जैसे ही हम उसको फील्ड से हटाएंगे डीमैग्नेटाइज होगा तो एक परमानेंट मैग्नेट स्टील से बनता है द थिन रॉड is perpendicular to the bottom and top surface of the bar magnet. Figure 6.1 shows a view from above of the bar magnet with the north pole and the south pole. और थिन रॉड को लेबल किया मैंने ठीक है Draw on figure 6.1 to show the pattern and the direction of the magnetic field around the bar magnet. Magnetic field lines कहाँ से कहाँ होती है नॉर्थ टू साउथ होती है ठीक है क्या ये डायग्राम बनाई हुई हमने ठीक है हो गया An electromagnet is switched on and a strong magnetic field is created around the magnet. Figure 6.2 shows that the direction of the strong magnetic field with the electromagnet is from left to right across the page. Draw arrows on figure 6.2 to show the direction of the horizontal force that act on the poles of the bar magnet. अब ये अगर नॉर्थ टू साउथ होगा तो लेफ्ट पे कौन होगा नॉर्थ और राइट पे साउथ होगा ठीक है तो मैं यहाँ पर आपके लिए लिख रहा हूँ नॉर्थ और पीछे लिख रहा हूँ उस तरफ लिख रहा हूँ साउथ ठीक है नॉर्थ नॉर्थ को क्या करता है रिपेल करता है तो यहाँ पर इस तरफ फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी राइट होगी और साउथ पे कहाँ होगी ठीक है तो वो क्या बोल रहे हैं ड्रॉ एरोज ऑन फिगर 6.2 टू शो द डायरेक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दैट एक्ट ऑन द पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट तो नॉर्थ पे लगेगी अवे राइट पे और साउथ पे लगेगी टूवर्ड्स याद रखो मसला देन describe and explain what happens to the bar magnet when the electromagnet is switched on तो बेटा ये क्या प्रोड्यूस हो रहा है क्या चीज है ये टर्निंग इफेक्ट है मतलब मैग्नेट पे फोर्स लग रही है नीचे भी लग रही है ऊपर भी लग रही है नीचे वाली फोर्स राइट ऊपर वाली फोर्स लेफ्ट तो ये क्या करेगी इसको रोटेट कराएगी टर्निंग इफेक्ट का मतलब क्या है रोटेशन ठीक है हाँ। क्या लिखना है हमने यहाँ पे मैग्नेट पे लग रही है फोर्सेस डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है इक्वल भी है और ऑपोजिट भी है द
तो ये रोटेट करेगा, किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्योंकि अगर आप गौर करें तो ये ऐसे रोटेशन है, ठीक है। और ये कब तक रोटेट करता रहेगा? जब तक ये फाइनली बिल्कुल वर्टिकल नहीं हो जाता। वर्टिकल अगर होगा तो आपको पता है कि फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट हो जाएंगी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस वक्त खत्म हो जाएगा, फिर ये रुक जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा। उससे पहले तक ये क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, ठीक है। क्या दर सबने कर लिया? Then a filament lamp connected to a 12 volt power supply transfers 24 watt of power। तो फॉर्मूला है जिसमें वोल्ट्स, पावर और करंट आता है। पावर का फॉर्मूला होता है आई बी, और अगर हम आई को सब्जेक्ट बना दें तो ये हो जाएगा पी अपॉन वी। इसमें पी कितना है? पावर डिवाइडेड बाय, क्या आंसर आया? 2 एम्पेयर। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताइए। आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। वी कितना है? डिवाइडेड बाय आई कितना था? क्या है आंसर? तो 6 ओम्स इसकी रेजिस्टेंस हो गई, ठीक है। Then the student has a battery of electromotive force 12 volts. The student uses the battery in a circuit with the 12 volt filament lamp to obtain a range of suitable readings and plots the current voltage graph for the filament. On figure 7.1, complete the circuit diagram of a suitable circuit. You will need to add additional components. ऊपर अंडरलाइन कर लें, टू ऑब्टेन अ रेंज ऑफ सूटेबल रीडिंग्स। हमें इसका मतलब है बार बार क्या करना है? रीडिंग्स को चेंज करना है। और अगर हम रीडिंग को चेंज करना चाहते हैं तो हमें साथ में यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? वेरिएबल रेजिस्टर लगाना होगा। ये वेरिएबल रेजिस्टर का सिंबल याद है? अगर सिर्फ बॉक्स बनाओ तो ये रेजिस्टर होता है। वेरिएबल रेजिस्टर कैसा होता है? उसमें बीच में एरो बना होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने बोला है करंट वोल्टेज ग्राफ। तो कौन सी दो चीजें और चाहिए हमें? वोल्ट मीटर और, अच्छा एम मीटर कैसे लगता है बेटा? सीरीज में लगता है, ठीक है। तो ये रहा एम मीटर, ये इसका सिंबल है, इस पर आप लिख देंगे ए। और वोल्ट मीटर हम कैसे बनाते हैं? बेटा बैटरी के अराउंड लगाऊं या लैंप के? सही है, क्योंकि मुझे लैंप का वोल्टेज चाहिए, तो वोल्ट मीटर लगेगा यहाँ पर। ठीक है, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। वेरिएबल रेजिस्टर क्यों लगाया हमने? तो लिखा हुआ था ऑब्टेन अ रेंज ऑफ सूटेबल रीडिंग्स। अगर मैं वेरिएबल रेजिस्टर ना लगाऊं तो वोल्ट मीटर और एम मीटर की एक एक रीडिंग आएगी, बस रेंज नहीं आएगी। तो मल्टीपल रीडिंग्स चाहिए ना हमें, तो हम बार बार क्या करेंगे? सर्किट के रेजिस्टेंस को, वोल्टेज को चेंज करेंगे। कौन करेगा? वेरिएबल रेजिस्टर करेंगे, तभी तो हमारे पास मल्टीपल रीडिंग्स आएंगी। और वोल्टेज और करंट ग्राफ बनाना है तो वोल्टेज और करंट की रीडिंग कौन लेता है? वोल्ट मीटर और एमीटर्स। वोल्ट मीटर हमेशा कहाँ लगता है? पैरेलल में। और किसके पैरेलल में लगाएंगे? जिसका वोल्टेज चाहिए। हमें फिलामेंट का ग्राफ बनाना है, फिलामेंट लैंप के लिए ग्राफ बनाना है, इसलिए हमने वोल्ट मीटर को फिलामेंट लैंप के पैरेलल लगाया। और एमीटर तो सीरीज में है तो पूरे सर्किट का करंट बता रहा है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ लगेगा, पहले लगे बाद में लगे, सीरीज में लगना।
सही है, यहां तक कर लिया सबने। देन बेटा फिलामेंट लैम्प का ग्राफ बनवाया था मैंने, करंट वोल्टेज ग्राफ, कैसा था? डिक्रीजिंग ग्रेडियंट ग्राफ था, ठीक है। वो ऐसा ग्राफ बनेगा। जिसको कंफ्यूजन होगी वो सबसे पहले नोट्स में देखेगा कि फिलामेंट लैम्प का ग्राफ हमने कैसा बनाया। ठीक है, लैम्प का ग्राफ ये रहा, रेजिस्टर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन था, और थर्मिस्टर का ग्राफ इंक्रीजिंग ग्रेडियंट ग्राफ था, और डायोड का ग्राफ डायोड का ग्राफ पहले जीरो होता है फिर आप ऐसे बढ़ता है। सही, ये सारे हमने नोट्स में बनाए हुए हैं। State what happens to the resistance of a filament lamp as the applied voltage increases। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, तो ये ग्रेडियंट क्या होता जाता है? डिक्रीज हो रहा है। ग्रेडियंट क्या होता जा रहा है? और ग्रेडियंट कम होने का देखो रेजिस्टेंस होती है वी अपॉन आई। सही है, और ग्रेडियंट यहाँ पर है आई अपॉन बी। अगर आप देखो ना, ग्रेडियंट वाई अपॉन एक्स होता है, तो ग्रेडियंट आई अपॉन बी। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं ग्रेडियंट कम हो रहा है। ग्रेडियंट आई अपॉन वी है, ये है वी अपॉन आई, तो मैं कह सकता हूँ ना ग्रेडियंट कम हो रहा है मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रही है। और रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रही है? फिलामेंट लैम्प का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है इसलिए बढ़ रही है। ठीक है और हमें पता है फिलामेंट लैम्प इज अ नॉन ओमिक कंडक्टर। फिलामेंट मेटालिक तो होता है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट ना होने की वजह से इसकी रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट नहीं होती। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं टेम्परेचर बढ़ता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ती है। हम लिख सकते हैं एज द voltage across the filament lamp increases, its टेम्परेचर बढ़ेगा इसलिए इसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। वो बहुत डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन्स विद द एटम्स बढ़ती है, जिसकी वजह से एटॉमिक वाइब्रेशंस बढ़ती है, इसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ती है। कर लिया तक? देन the nuclear notation for the radioactive isotope hydrogen 3 is H31। Explain why hydrogen 3 cannot decay by the emission of alpha particles। अल्फा पार्टिकल के पास क्या होता है? अल्फा के पास होते हैं दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स। दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन है, तो ये अल्फा रिलीज कैसे करेगा? इसमें अल्फा जितना मैटर ही नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट H31 एज क्या? एंड न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसमें? तो ये इसमें अल्फा जितना मैटर ही नहीं है, इसमें प्रोटॉन एक है और न्यूट्रॉन्स दो है। जबकि अल्फा में दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन होते हैं, तो अल्फा रिलीज करने के लिए अल्फा जितना मैटर हो तो अल्फा रिलीज होगा ना सिर्फ। बीटा का आपको कॉम्पोजिशन याद है? बीटा होता है 0 - 1, ठीक है।
और अगर 0 - 1 हो जाए तो HQ का क्या होगा? 3 और 2। State the name of the element represented by Q. देखो इसमें क्या है? Hydrogen 3 decays by the emission of beta particles to an isotope of a different element. This element is represented in the equation by Q. तो क्या होगा Q का नाम? हीलियम क्यों होगा? कि प्रोटॉन सेम है। अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस। 2 प्रोटॉन वाला एलिमेंट कौन सा होता है? हीलियम होता है। कोई भी एलिमेंट अपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से पहचाना जाता है। तो आपने नजर रखनी है क्यू के प्रोटॉन्स पे। क्यू के प्रोटॉन्स कितने हैं? 2 है। और हमें ऊपर लिख चुके हैं हम अल्फा पार्टिकल हैज 2 प्रोटॉन्स, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस, तो हम लिख सकते हैं इट इज हीलियम। और रीजन पे लिख देते हैं हम लोग। क्या रीजन है? इट हैज 2 प्रोटॉन्स। हाफ लाइफ किसे कहते हैं? टाइम टेकन बाय half of the unstable nucleus the sample will become stable. हाफ लाइफ कहते हैं कि कितने टाइम में एक सैंपल में से आधे जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। A sample of hydrogen 3 is placed on a laboratory bench next to a Geiger-Müller tube and counter. The count rate is recorded at the same time on 4 successive days. Table 8.1 shows the count rates obtained. State why the count rate decreases and increases. State why the count rate decreases and increases से क्यों फ्लक्चुएशन आ रही है, इसको क्या कहते हैं? रेडियोएक्टिव डिके is random in nature. हमने पढ़ा था ये प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियोएक्टिव डिके में। रेडियोएक्टिव डिके की कितनी प्रॉपर्टीज है? एक तो ये कि वो स्पॉन्टेनियस होता है, दूसरा ये कि रैंडम होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब किसी भी किस्म का फिजिकल या केमिकल रिएक्शन
रेडिएशन को अफेक्ट नहीं कर सकता, एक बात। और रेडिएशन रैंडम डायरेक्शन में एमिट होंगी और हम नहीं बता सकते कौन सा न्यूक्लियस कब डिके करेगा और किस डायरेक्शन में डिके करेगा। तो सोर्स के अराउंड हर डायरेक्शन में रेडिएशन आ रही होती है, इसी वजह से कभी रेडिएशन बढ़ती भी है और कभी कम भी होती है, फ्लक्चुएशंस होती है, बिकॉज रेडियो एक्टिव डिके इज रैंडम इन नेचर। याद कर लिया? Then a stable star in a distant galaxy has a mass that is more than 15 times the mass of the sun. State the name of the nuclear reaction that occurs at the center of the star and describe this nuclear reaction. इसका नाम क्या होता है और कैसे होता है ये? The name of इस न्यूक्लियर रिएक्शन का नाम है फ्यूजन। कैसे होता है ये? इन फ्यूजन टू लाइटर न्यूक्लियाई। कौन होते हैं वो? सच एज isotopes of hydrogen, joins together to form helium। फ्यूज होते हैं, ज्वाइन करते हैं एक दूसरे के साथ और एक हैवी न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं जैसे कि हीलियम। Explain how this nuclear reaction helps to keep the star stable। इस न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से कौन सी फोर्स प्रोड्यूस होती है? ये जो फोर्स है ये एक्सपेंड करती है उसको, सही है, मतलब इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि वो क्या करते हैं। और कौन सी फोर्स इनको, देखो फोर्सेस तो दो ही होंगी ना स्टेबल अगर है तो, एक इनवर्ड होगी, इंटरनल फोर्स होगी और एक एक्सटर्नल होगी। तो फ्यूजन कौन सी फोर्स क्रिएट करती है? आउटवर्ड फोर्स क्रिएट करती है। और इनवर्ड फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसे कहते हैं? कोई भी दो मासेस अगर एक दूसरे के करीब है तो एक दूसरे को पुल करते हैं। तो कौन सी दो फोर्सेस है? एक है इनवर्ड फोर्स, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये कौन सी फोर्स क्रिएट कर रहा है? आउटवर्ड फोर्स। और फाइनली दोनों क्या हो जाती है? तो हम लिखेंगे ड्यू टू फ्यूजन रिएक्शन the
ठीक है. Then as a massive star approaches the end of its life, it stops being stable and becomes a red supergiant state. Why the nuclear reaction can no longer keep the star stable? क्योंकि जो इसका फ्यूल था, कौन था फ्यूल? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स जो बना रहे थे, क्या मिलकर बना रहे थे? हीलियम. वो क्या होता जाता है जैसे जैसे टाइम गुजरता है, वो कम होता जाता है. ठीक है. तो हम लिख सकते हैं कि the amount of reactant, कौन है reactant? क्या हो जाता है वो? becomes unavailable लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? मैं लिख रहा हूँ अनअवेलेबल फिलहाल, या आप लिख सकते हैं इसके अलावा कुछ भी. उसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, हाइड्रोजन क्या होता जा रहा है? कंज्यूम होता जा रहा है. नो लॉन्गर लेफ्ट unavailable. The amount of hydrogen for fusion reaction is very less. उस तरह की कोई भी स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं कि जो रिएक्टेंट है वो कम होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, कंज्यूम होता जा रहा है. ठीक है. Describe what then happens to the red supergiant. अब अगर ये हाइड्रोजन खत्म होता जाएगा, तो फाइनली इसका मतलब है कि जो एक्सटर्नल फोर्स प्रोड्यूस हो रही थी ना, वो इनफ नहीं. इंटरनल फोर्स तो है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो है. एक्सटर्नल फोर्स प्रोड्यूस हो रही थी किसकी वजह से? फ्यूजन रिएक्शन की वजह से. वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी. तो ये पूरा जो स्टार है, ये पूरा जो मैटर है, ये कोलैप्स कर जाएगा. कोलैप्स करने का मतलब क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी कि इसको पूरे को क्या करेगी? एक डेंस मैटर में कन्वर्ट कर देगी. ठीक है. और फिर एक एक्सप्लोजन हो जाएगी. फाइनली वो डेंस मैटर इतना डेंस होगा कि एक्सप्लोजन होगी, और दूसरे एलिमेंट्स, हैवियर एलिमेंट्स जो है वो उस एक्सप्लोजन से उसी स्पेस में, उसी के सराउंडिंग डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएंगे, और इस एक्सप्लोजन को हम कहते हैं सुपरनोवा. ठीक है. तो हम लिख सकते हैं द आउटवर्ड फोर्स इज नाउ lesser than inward force, and the star, क्या होगा? स्टार collapses and after a heavy explosion, such as supernova, much heavier elements like iron is formed. अराउंड, मतलब जो जिस जगह पर एक्सप्लोजन हो रही है उसी के अराउंड, वहीं पर एक्सप्लोजन की वजह से जो आपको मैटर मिलेगा वो मच हैवी एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि आयरन. ठीक है. यहाँ तक मसला देन खत्म. अब आप लोग इसी में से कुछ आगे की कोई क्वेश्चन देखें, रिवाइज करें. कल की क्लास में हम कर रहे हैं, कल हम दो काम करेंगे.
एक तो आई थिंक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रिवीजन में थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, हर रोज हम थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी कर रहे हैं, कुछ पास पेपर भी करेंगे, तो कल हम P4 करेंगे। सही है। P4 की बुक्स मैंने आप लोगों को दे दी है, P4 की बुक्स लेकर आनी है, जिनको नहीं मिली हुई वो मुझे बता देंगे, उनको मिल जाएंगी। और कल P4 करेंगे तो आप सब लोगों के पास स्टेशनरी पूरी होनी चाहिए, पेंसिल, स्केल, शार्पनर, इरेजर, सब कुछ, कैलकुलेटर। सही है? ओके देन, यहीं तक रखेंगे आज। किसी ने कुछ और पूछ रहे तो बताएं। बिल्कुल, नो भी लिख सकते हैं, 3 मार्क्स का था तो आपके ऊपर है, 5-6 मार्क्स होते हैं तो हम नेबुलर पेपर में लिखते हैं। ठीक है, जो सेंटर में क्या बनेगा, ब्लैक होल, वो भी आप लिखो। अल्लाह हाफिज, सी यू नेक्स्ट क्लास।